देखो पिछले दिन हम लोग पढ़े थे एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसी का एक एडवांसमेंट, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो दिस इज योर कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी जो पिछले बार पढ़े हम लोग पिछले क्लास में, उसमें ये था कि कब एक कंट्री ट्रेड करता है ना। तो हम लोग कहे थे जब एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस होता है तब एक कंट्री ट्रेड करता है। और ट्रेड करने के बाद क्या होता है कि पहले जो कंट्री प्री ट्रेड सिचुएशन में अगर बिना ट्रेड किए रहता तो उसको थोड़ा सा कम अवेलेबिलिटी होता चीज़ों का। लेकिन हम लोग ट्रेड के बाद देखे थे कि लोग जिस चीज़ में ज़्यादा एफिशिएंट हैं, जो चीज़ बनाने में ज़्यादा एफिशिएंट हैं, ज़्यादा फैक्टर एंडाउमेंट जिसका है और जो चीज़ बनाने में लोग ज़्यादा एफिशिएंट हैं, उसके वजह से स्पेशलाइजेशन होता है। और स्पेशलाइजेशन होने के बाद वजह से एक कंट्री उसी चीज़ को प्रोड्यूस करती है जिस चीज़ में वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है प्रोडक्शन। इसी तरीके से पिछले दिन देखे हैं हम लोग कि कंट्री ए कंट्री बी के मतलब क्षेत्र में कि कोमोडिटी एक्स प्रोडक्शन हो रहा था जहाँ पे 5 यूनिट ऑफ लेबर लग रहा था 1 यूनिट को प्रोडक्शन करने में, एज अपोज टू गुड वाई जहाँ 10 यूनिट लग रहा था एक ही कंट्री में। ठीक है, तो लोग दोनों आपस में डिसाइड किए कि जो ज्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर पा रहा है वो वही चीज सिर्फ प्रोड्यूस करेगा, ना कि दोनों चीज बनाने के अलावा, और आपस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा। जिससे हुआ क्या था कि वर्ल्ड प्रोडक्शन भी बढ़ गया था। तो ये फायदेमंद सिद्ध हुआ था दोनों के लिए। लेकिन उसमें ये रेस्ट्रिक्शन जो एडम स्मिथ बताए थे एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में, एडम स्मिथ जिसके प्रोपाउंडर थे, बताए थे कि एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस होना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी ये देखा जाता है कि एक कंट्री सारे चीजों में एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस एंजॉय करती है। मतलब ऑल, जैसे दो गुड है, गुड एक्स गुड वाई, तो कंट्री एक कंट्री दो कंट्री अगर रहेगी तो उसमें दिखा कभी कभी होता है कि एक कंट्री सारे चीजों में एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस एंजॉय कर रही है ना। तो इस सिचुएशन में ट्रेड होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए भी बताने के लिए आए थे। ये थ्योरी दिया हुआ किसका है? डेविड रिकार्डो, है ना। डेविड रिकार्डो एक इकोनॉमिस्ट हैं। वो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड दिए कि कब इंटरनेशनल ट्रेड होगा। वो ये सवाल पूछे, वो एक टेबल बनाए, है ना, एक टेबल बनाए और बड़ा ही फेमस, सारे क्लासेस में तकरीबन यूज हो जाता है ये। और पहले लिख लो तो जैसे वाइन एक बड़ा ही फेमस एग्जांपल है, वाइन और क्लॉथ, है ना। और कंट्री एक हो गया पोर्तुगल, दूसरा हो गया इंग्लैंड। पोर्तुगल और इंग्लैंड। इंग्लैंड। हाँ, तो तुम लोग स्क्रीन देख पा रहे हो ना? यस सर। हाँ, और ये सब हो गया जैसे पिछले दिन बनाए थे LAX LAY, है ना। तो ये हो गया 80 यूनिट्स ऑफ लेबर चाहिए पोर्तुगल में टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ वाइन। वाइन। हाँ, और 90 क्या है? 90 यूनिट्स ऑफ लेबर चाहिए टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ। इन कंट्री पोर्टुगल। पोर्टुगल। हाँ, उसी तरीके से 120 यूनिट चाहिए लेबर वाइन प्रोडक्शन करने के लिए, 1 यूनिट वाइन प्रोडक्शन करने के लिए इंग्लैंड में। और उसी तरीके से 100 बोला कि चाहिए 100 यूनिट्स ऑफ लेबर
चाहिए टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ इन इंग्लैंड। England. तो ये तुम्हारा लेबर कॉस्ट टेबल हो गया। इसके इम्प्लिसिट एक अजम्पशन क्या है कि वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड। Labor required. हाँ, लेबर एम्प्लॉयड और लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी, है ना। तो इसको बोलते हैं लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, व्हिच वाज द हॉलमार्क ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स, व्हिच वाज बेसिकली प्रोपाउंडेड बाय एडम स्मिथ, है ना। तो ये हुआ। अब देखो ये सिचुएशन में देखो कि पोर्टुगल का सब में एब्सोल्यूट एडवांटेज है कि नहीं। अगर 80 को Yes. LAX मानो और इसको LAY, है ना, और ये LBX और ये BY. BY, है ना। तो अगर पिछले वाला टेबल अगर ध्यान में लाओगे तो तुम लोग को था कि LAX इज लेस देन LBX. LBX, है ना। LAX इज लेस देन हाँ. LBX और यहाँ पे LAY इज लेस देन LAY. LA, LBY. हाँ, LAY इज लेस देन LBY। मतलब पोर्टुगल दोनों कोमोडिटी इंग्लैंड से ज्यादा आसानी से बना सकता है। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी के अनुसार यहाँ ट्रेड होगा या नहीं होगा? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं. क्योंकि दोनों में एब्सोल्यूट एडवांटेज है। लेकिन डेविड रिकार्डो ने कहा कि इस सिचुएशन में भी ट्रेड हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है। क्यों, कैसे? तो उसके लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Cost theory. व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? पिछले क्लासेस में तुम लोगों ने पढ़ा होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नथिंग बट अपॉर्चुनिटी Lost. लॉस्ट, है ना। जो सैक्रिफाइस होता है सैक्रिफाइस करने के लिए, है ना। तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल बनाने के लिए उन्होंने कहा कि मैंने दर्शाने के लिए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल एक बनाया उन्होंने, है ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल होता है कि एक यूनिट एक चीज का प्रोडक्शन करने के लिए दूसरे कोमोडिटी का प्रोडक्शन कितना कमेगा, है ना। तो बड़ा ध्यान से देखना इस टेबल को। पोर्चुगल इंग्लैंड, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो रहा है तो उसको थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि मेरा थोड़ा लैपटॉप का कीज में प्रॉब्लम है ना। तो देख लो, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल बना है। मतलब एक यूनिट वाइन अगर प्रोडक्शन करना है तो कितना यूनिट क्लॉथ का देना पड़ेगा। देखो, एक यूनिट प्रोडक्शन ऑफ वाइन के लिए 80 यूनिट लगता है और एक यूनिट प्रोडक्शन के लिए क्लॉथ का 90 यूनिट लगता 90 यूनिट, है ना। तो एक यूनिट अगर तुम वाइन प्रोडक्शन कर रहे हो तो तुम कितना यूनिट क्लॉथ खो रहे हो? हम्म 80 units 10. to produce 1 unit of wine, हाँ। और उसी तरीके से 90 units of labor to produce 1 unit of Cloth. in पोर्टुगल, हाँ, ये पुर्तगाल का, Portugal. है ना। तो बताया हम्म. क्वेश्चन ये है कि अगर 90 यूनिट्स जो लेबर लग रहे हैं उसमें से 80 यूनिट्स अगर निकाल के इसका वाइन का प्रोडक्शन में लगाया जाए तो कितना सैक्रिफाइस होगा क्लॉथ का? कितना यूनिट क्लॉथ का सैक्रिफाइस? 10. नहीं 10. नहीं 90 by 80. 90 by 80. 80 by 90, है अच्छा, ना, 80 by 9. है ना। 80 by 90 क्या बता रहा है? 1 unit of wine is exchanged for 8 by 9 unit of clothes, है ना। 8 by 9, 80 by 90, 8 by 9 आ जाएगा। उसी तरीके से ये हो गया 120 by 100. by 100, ये हो गया 90 by 80, 80.
यूनिटरी मेथड लगाओ तो आसानी होगा, है ना। ये हो गया 100/120, 120। हाँ। इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल बनाया। इन्होंने कहा कि अगर ट्रेड ना हो रहा होता तो, अब देखो ये सब कट जाता तो ये 0 0 हटा देते हैं ना, ये तो कटेगा ही ना। हाँ, तो इन्होंने कहा कि अगर ट्रेड ना हो रहा होता तो पोर्चुगल में 1 यूनिट ऑफ वाइन के लिए 8/9 यूनिट ऑफ क्लोथ्स लगते, है ना। अगर किसी को 1 यूनिट क्लोथ लेना है तो उसको, सॉरी 1 यूनिट वाइन लेना है तो उसको 8/9 यूनिट क्लॉथ देना पड़ेगा, है ना। और इंग्लैंड में क्या हो रहा है, अगर 1 यूनिट ऑफ वाइन किसी को चाहिए तो उसको 1.2 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ देना पड़ेगा। वैल्यू तो कमोडिटी का लेबर से ही डिसाइड हो रहा है ना। तो इंग्लैंड में प्री ट्रेड सिचुएशन में 1 यूनिट वाइन पाने के लिए उसको 8/9 यूनिट क्लोथ देना पड़ता, और वही इंग्लैंड में 1 यूनिट वाइन पाने के लिए उसको 1.2 यूनिट्स ऑफ क्लोथ देना पड़ता, है ना। अब मान लो पुर्तगालियों को चाहिए कि हमको ज्यादा थोड़ा सा क्लॉथ चाहिए, मतलब वाइन के लिए उसको क्लॉथ चाहिए, है ना। तो क्लॉथ कैसे हो सकता है, उसको 8/9 मिल रहा था, दिस इज लेस देन 1, 8/9 विल बी लेस देन 1 एंड 1.2 इज ग्रेटर देन 1, है ना। हाँ, तो ये क्या करेंगे, लोग बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, 1 यूनिट ऑफ वाइन के लिए हमको जहां 8/9 यूनिट क्लॉथ मिल रहा था, अगर हम इंग्लैंड को बोलेंगे, पोर्चुगल, कि 1 यूनिट ऑफ वाइन के लिए अगर हम आपको आप हमको 1.2 यूनिट्स ऑफ क्लोथ अगर इंग्लैंड ऑफर करे, कि हम आपको 1.2 नहीं, चलो 1 का ही ऑफर करे, कि हम आपको 1 यूनिट पूरा क्लॉथ दे देंगे, आप हमको 1 यूनिट वाइन दीजिए, तो पुर्तगाल बेनिफिट में होगा कि लॉस में होगा? बेनिफिट में। क्यों? क्योंकि वो खुद से प्रोड्यूस करा था 0 पॉइंट समथिंग, बट अब वो अगर ट्रेड करेगा तो उसको 1 से ज्यादा मिलेगा इससे। हाँ, उसको 8/9 की जगह 1 मिलेगा, मतलब उसको 1/9 क्लॉथ का प्रॉफिट हो रहा हम्म है ना। मतलब हम्म उसको 1/9 का प्रॉफिट हो रहा है, और इंग्लैंड को 1 यूनिट वाइन जहां वो 1.2 यूनिट क्लॉथ देके खरीदता था, अब वो सिर्फ 1 यूनिट क्लॉथ देके खरीद सकता हम्म है ना। तो यस सर। इसीलिए इसको बोला गया कि वाइन और क्लोथ में, पोर्टुगल में देयर इज कंपेरेटिव एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ वाइन इन पोर्टुगल। मतलब क्लॉथ और वाइन प्रोडक्शन में पुर्तगाल को कॉम्पेरेटिव एडवांटेज है वाइन प्रोडक्शन करने में, है ना। इसी वजह से वो क्लॉथ प्रोडक्शन ना करके वाइन प्रोडक्शन ही सिर्फ करे, है ना। इसको अगर और तोड़ के लिखा जाए तो कैसे लिख सकते हैं? प्री ट्रेड, 1 यूनिट ऑफ वाइन is exchanged for 8/9 units of cloth, है ना। ये कहा इन पोर्टुगल। उसी तरीके से इन इंग्लैंड 1 यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ वाइन, क्लॉथ वाइन। कहाँ चला गया? इन 8/9 ऊपर ऐड हो गया। वन इन इंग्लैंड 1 यूनिट ऑफ वाइन
is exchanged for 1.2 units of cloth, है ना, है ना. So now there will be a tendency of wine producers in Portugal to exchange one unit of wine for more than 8/9 units of cloth, है ना. अगर वो घर में ही एक्सचेंज करता, तो 8/9 यूनिट्स ऑफ क्लोथ मिलता. अब उसको ज्यादा लेने की इच्छा है तो वो इंग्लैंड के पास जाएगा और इंग्लैंड उसको ऑफर करेगा. इसी वजह से ये 8/9 जब ट्रेड डिसाइड होगा तो 8/9 और 1.2 के बीच कहीं ट्रेड डिसाइड होगा, है ना. जब ट्रेड का टर्म्स ऑफ ट्रेड डिसाइड होगा तो 8/9 और 1.2 के बीच कहीं डिसाइड होगा, है ना. द एक्सचेंज रेशियो जो होगा. सपोज द इंटरनेशनल एक्सचेंज रेशियो लाइज बिटवीन 8/9 एंड 1.2. मान लो 8/9 और 1 के बीच में. देन पोर्टुगल विल गेन 1/9, है ना. 1/9, 9/9, 9/9 1 होता है. तो अगर 1 यूनिट एक्सचेंज रेट है कि 1 यूनिट ऑफ वाइन के लिए 1 यूनिट ऑफ हमको क्लोथ मिलेगा, तो इट विल गेन 1/9 यूनिट मोर क्लोथ इन एक्सचेंज फॉर 1 यूनिट ऑफ वाइन. 1 यूनिट ऑफ वाइन के लिए उसको 1/9 क्लोथ ज्यादा मिलेगा. And cloth producers in England will save 0.2 units of cloth for the same exchange which they were doing in their home country. In their home country, in order to get 1 unit of wine, they were ready to exchange 1.2 units of cloth. But in trade, they have to give up only 1 unit of cloth to get 1 unit of wine. तो उन लोग 0.2 सेव कर लिया कि नहीं? हाँ. So this is the principle where David Ricardo said that चूंकि पोर्टुगल को कंपैरेटिव एडवांटेज है वाइन प्रोडक्शन में एज अपोज टू क्लोथ प्रोडक्शन, है ना. वाइन प्रोडक्शन में उसका कंपैरेटिव एडवांटेज होने के कारण वो वाइन का प्रोडक्शन करेगा, है ना. और इंग्लैंड जो है वो क्लोथ का प्रोडक्शन करेगा. तो इसके कारण दोनों का फायदा होगा, है कि नहीं. दोनों को वैरायटीज ज्यादा मिलेंगी. दोनों मतलब जितना क्लॉथ और जितना वाइन लेना चाहता था उन लोग को ज्यादा वैरायटीज मिल जाएंगी और कम दाम पे मिल जाएंगी. तो ये था तुम्हारा कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज का कॉन्सेप्ट बाय डेविड रिकार्डो, है ना. ये दोनों एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी दोनों मिलके एक क्लासिक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड प्रेजेंट करते हैं, जो कि कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी सबसे पहला 2-3 क्लास में बताया जाता है कि इसी तरीके से ट्रेड क्यों होता है दो कंट्रीज के बीच में, कैसे होता है. ये दो कॉन्सेप्ट्स बड़े ही कारगर होते हैं. जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी आगे बढ़ा है इसी को बेस करके आगे बढ़ने का कोशिश किया है ना. एक थॉट प्रोसेस में ले आता है कि कैसे काम करता होगा, है ना. ट्रेड करने से पहले मतलब क्या एक कंट्री को मजबूर करता होगा कि ट्रेड किया जाए, है ना. ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, कंपैरेटिव एडवांटेज और एब्सोल्यूट एडवांटेज. कोई डाउट तो पूछो. नो सर. पार्ट 2 के स्टूडेंट क्लियर है तुम्हारा? ठीक है. अगले दिन एक और हम लोग थ्योरी लेके आएंगे, एक और जिसको मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं, जिसका प्रोपाउंड किए थे हेक्सर एंड ओलिन, है ना. बोलते हैं हेक्सर ओलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होता है और क्यों होता है उसको बताने का कोशिश हेक्सर और ओलिन दो इकोनॉमिस्ट किए थे, है ना. तो अगले दिन हेक्सर ओलिन पढ़ने से पहले तुमको कुछ बेस तैयार करना होगा.
जैसे कि तुमको ट्रेड ऑफर कर्व समझना होगा, ट्रेड इंडिफरेंस कर्व समझना होगा, ये सब ऐसे कुछ कर्व्स हैं जो तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। उसके बाद जाके तुमको हेक्सारोलिन हम मतलब 1-2 क्लास लेने के बाद तीसरा क्लास में हेक्सासोलिन बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दें। ओके। कन्हैया, इज इट ओके? जोर से बोलो, क्लियरली बोलो। However, ठीक है, ये रिवाइज कर लो। और ये सब कॉन्सेप्ट सॉडस्टन बुक है एक, और एमएल झिंगन है, ये सब को पढ़ते रहो, कॉन्सेप्ट्स वहां पे लेते रहो, और ये सब तुम्हारे हमेशा काम आएगा। मतलब जब तक इकोनॉमिक्स में रहोगे हमेशा कहीं ना कहीं काम आते रहेगा। तो सीयू सेट के लिए तो ये सब बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है, सर चलो। हम लोग का क्लास क्या चीज का? प्रॉब्लम था कुछ कुछ टॉपिक हाँ में, पूछो। वो एक सेंड किए थे ना ज्वाइंट हाँ हाँ स्टॉक कंपनी में हाँ, थोड़ा, जॉइंट स्टॉक कंपनी। और एक मार्क्स थ्योरी में। मार्क्स का हम लोग नहीं पढ़े थे, इस बार है सिलेबस में। मार्क्सियन थ्योरी ऑफ ग्रोथ। हाँ, मार्क्सियन थ्योरी ऑफ ग्रोथ। मार्क्सियन थ्योरी ऑफ ग्रोथ तो हम पढ़ाए थे। नहीं सर, हम लोग मार्क्स का नहीं पढ़े थे। क्या पढ़े थे? रोस्टो? आप बोले थे, आप नहीं रॉस्टो भी नहीं पढ़े थे, आप बोले थे कि नेक्स्ट में है तो नेक्स्ट में पढ़ लेना, नेक्स्ट ईयर में। अच्छा, तो तो उसमें केएस प्रॉब्लम कॉलेज, आ रहा है। केएस कॉलेज के वेबसाइट में रोस्टो और मार्क्स दोनों का नोट्स मेरा अपलोड किया हुआ है ना? अच्छा। केएस कॉलेज के वेबसाइट में मेरा देखना, एक नोट होगा, उसमें मार्क्स और रोस्टो दोनों स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, हम समझ गए डेवलपमेंट में ना? हम्म। हाँ, तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दोनों मेरा अपलोड किया हुआ है, हैंड आउट है, पढ़ लेना, उससे बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये तो हम एक दिन ऐसे ठीक। लाइव ऐसे क्लास भी ले लेंगे। हम्म। ठीक और है। जॉइंट स्टॉक कंपनी वाला, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का विशेषता पढ़ो। उसका क्या तुमको ट्रांसलेशन चाहिए? समझ में नहीं आ रहा है, पार्टनरशिप का भी अलग पढ़े है, ज्वाइंट स्टॉक का भी अलग पढ़े, तो दोनों का डिफरेंस भी समझ में नहीं आ रहा। उसका तो बड़ा बड़ा आंसर चाहिए ना, 4-5 पेज में, उसको क्या लिखेंगे। जॉइंट स्टॉक कंपनी का जितना फीचर्स होता है सबको एक एक फीचर का वैसे ही एक हेडिंग बनाना और हाँ। सबका लिखना है। तो फीचर्स सेम लग रहा है तो जॉइंट स्टॉक कंपनी और पार्टनरशिप हम्म। देखना पड़ेगा, देख के हम तुमको बता देंगे। ठीक है, ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो पहले दिया हुआ है पहले एक आंसर तैयार कर लो, है ना? एक आंसर तैयार कर लो, हम्म। और क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, बहुत सूक्ष्म डिफरेंसेस होते होंगे भी, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन हमको भी देखना पड़ेगा, उसके बाद हम बताएंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडे। ओके। हेलो हाँ बोलो। सर, नेचुरल इकोनॉमिक टर्म का मीनिंग क्या होता है सर? क्या? नेचुरल इकोनॉमी। नेचुरल इकोनॉमी? यस सर। नेचुरल इकोनॉमी की नेचुरल मोनोपोली? नेचुरल इकोनॉमी सर। कहाँ यूज हुआ है इसका? ये सर इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड का, वर्ल्ड में कुछ थोड़ा सा एक क्वेश्चन था, मतलब उसमें एक बाबू बोल थोड़ा रहे थे। जोर से बोलो, हमको सुनाई नहीं दे रहा है। ये क्वेश्चन नहीं है सर, वैसे ही टर्म जानना चाहते हैं इसका कहाँ मतलब पढ़े हो क्या इस होता है। टर्म को? आज एक क्लास में ज्वाइन थे तो वही नहीं, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में। हमको कोई आइडिया नहीं है नेचुरल इकोनॉमी किसको बोलते हैं। इकोनॉमी तो सारा नेचुरल ही होता है, आर्टिफिशियल इकोनॉमी तो हम समझे नहीं क्या होता है। किसी कॉन्टेक्स्ट में किसी ने बताया होगा। देखो, हर क्वेश्चन का एक कॉन्टेक्स्ट होता है ना? तो उस कॉन्टेक्स्ट को जब तक हमको नहीं बताओगे तो हम कैसे बताएंगे? वो क्लास में क्या पढ़ा रहे थे, वो लॉ पढ़ा रहे थे कि वो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे, किस थ्योरी पे थे, या क्या बताना चाह रहे थे? तो ऐसे टर्म तो हम भी 3-4 कॉइन कर दें रोज। लेकिन अब नेचुरल इकोनॉमी जापान किस? हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे सर। हाँ, जापान के इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ पढ़ा रहे थे। हाँ, जापान का इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, तो उसमें नेचुरल इकोनॉमी अब किसी कॉन्टेक्स्ट में बोले होंगे। यस सर। और नेचुरल आर्टिफिशियल इकोनॉमी हमको पता नहीं है, आज तक तो हम पढ़े नहीं।
इसका बहुत ठीक है सर, तरीके से इंटरप्रिटेशन हो सकता है। नेचुरल इकोनॉमी जहाँ पे कोई जैसे गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं हो, या फिर कोई इंटरवेंशन नहीं हो आरबीआई वगैरह से, तो ऑर्गेनिकली जो इकोनॉमी ग्रो किया वही नेचुरल इकोनॉमी। अब किस कॉन्टेक्स्ट में क्या पढ़ना है, ये इतना श्योर आंसर नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, कोई बात नहीं। इससे इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरियों से कुछ पूछना हो जो हम पढ़ाए हैं तो पूछ सकते हो। ठीक है, चलो आज का क्लास बंद करते हैं। थैंक यू सर।